हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने एडजस्टमेंट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। प्रीवियस सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था। एडजस्टमेंट समायोजन करवाया है मैंने, उसमें बहुत ही डिटेल में एडजस्टमेंट क्या होता है उसे डिटेल में समझा था। माल एडजस्टमेंट क्या होता है, उसके कॉजेज, प्रॉब्लम्स, काफ़ी कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। एंड आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट करवाई थी उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। ये किसके अंडर आता है? ये आता है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। ओके, जो अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं उसके अंडर आता है ये डिफेंस मैकेनिज्म। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो आज का हमारा सेशन रहेगा रक्षा युक्तियां। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है उसे डिटेल में समझते हुए चलेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आज का सेशन मिस मत करना, एंड तक देखना। एंड सेशन कैसा लगा प्लीज जरूर बताना। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस सेशन देखा हो ना आपने, तो मैंने लास्ट में करवाया हुआ था मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, जिसमें मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ओके, एंड सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड, जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जिसमें ना कॉन्शियस माइंड में रहकर, चेतनावस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है कोई एक व्यक्ति। ठीक है, मतलब इसमें अपना लॉजिक लगाएगा, रीजनिंग लगाएगा, थिंकिंग लगाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से एडजस्टमेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू नीड्स। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में तो कोई कुछ नहीं है, बस डायरेक्टली सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है। दिक्कतें कहाँ आती हैं? दिक्कतें आती हैं इनडायरेक्ट मेथड में। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि, जो आज का हमारा सेशन है डिफेंस मैकेनिज्म, वो आता है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। ओके, तो देख लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स कौन सी, अप्रत्यक्ष विधियां कौन सी है। इसमें क्या होता है, मानसिक सामान्यता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अचेतन क्रियाओं की भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि जिन्हें वह अचेतन रूप से अपनाता है तनावपूर्ण परिस्थितियां एवं दुख से बचने के लिए। ओके, मतलब वो शो नहीं कर पाते हैं कि ये दुख है उनको, ये टेंशन है, ये सब कुछ, मतलब वो शो नहीं कर पाते। उनसे बचने के लिए जो कुछ भी वो मेथड, जो कुछ भी बोलते हैं ना जरिया अपनाते हैं, वो सब कुछ आ जाता है अप्रत्यक्ष विधि में, जो मतलब इनडायरेक्टली है। ठीक है, इनडायरेक्टली किसी का सहारा लेना, जैसे कि इनको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रक्रिया कहते हैं। ओके, बचाव के लिए। ओके, क्योंकि वे व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करती है तथा उसका बचाव उस समय करती है जब वह निराशा के कारण चिंताग्रस्त होता है। मीन्स कोई भी टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सब में बचाता है ये। ठीक है, सुरक्षा करना, रक्षा करना। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस कर रहा है ना, बचा रहा है वो। तो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत से पॉइंट्स उसके अंदर कवर अप होते हैं, उन्हें आज हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, कहाँ से आया। ओके, देखो इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। ओके, अब सिगमंड फ्रॉइड की तो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, साइको सेक्सुअल है, साइको डायनामिक है, बहुत सी थ्योरी है। मतलब इनका सेम ही, एक ही नाम है इन सभी थ्योरी का। इन्होंने बात की है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। तो अगर वो सेशन अगर आपने नहीं देखा ना, तो मैंने एक स्पेशल सेशन लिया हुआ है सिगमंड फ्रॉइड का। ओके, साइको एनालिटिकल थ्योरी का, तो वो आप देख लेना। उसमें आपका ईद, ईगो एंड सुपर ईगो का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो डिफेंस मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है ना, वो लेकर आए थे साइको एनालिस्टिक जो है ना सिगमंड फ्रॉइड। ओके, साइकोलॉजिस्ट है ये। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने प्रपोज्ड किया ये कंसेप्ट, ये लेकर आए। लेकिन लेटर ऑन बाद में कंटिन्यू किसने किया? ओके, लेटर ऑन जो डिटेल में जो एक्सप्लेन किया है ना, वो उनकी डॉटर है अन्ना फ्रॉइड ने।
उन्होंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था इस कंसेप्ट को। यहां तक का क्लियर हो गया? ओके, आगे देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, क्योंकि इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, पर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इसमें से। ओके, तो हो सकता है कि आज का सेशन लेंथी हो, लंबा भी हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाए, बट कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ओके, अब देखो आपको जैसे कि बता रखा है मैंने प्रीवियस, वो आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिक थ्योरी मैंने करवा रखी है। तो उसमें क्या था, उसमें ये बताया गया था कि फ्रॉइड ने ना मन के 3 भाग बता रखे हैं, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो ईद होता है ना वो इंस्टिंक्ट्स होता है, मतलब प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब प्लेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, जिसमें चाहिए तुरंत संतुष्टि चाहिए, एट अ टाइम सेटिस्फेक्शन चाहिए, ऑन द स्पॉट सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है ईद में, ये डिमांड्स क्रिएट करता है। जबकि ईगो क्या होता है, ईगो रियलिटी बेस्ड होता है, रियलिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वास्तविकता पर आधारित होता है, ये विवेकशील होता है। ओके, एंड जो लास्ट थर्ड वन है वो है सुपर ईगो, जिसे कहते हैं परा अहम। तो इसमें क्या होता है, ये मोरालिटी बेस्ड होता है, इसमें नैतिक मूल्य वगैरह आ जाते हैं, नैतिकता पे आधारित होता है ये। ओके, तो देखो ये कंसेप्ट अगर आपको बहुत ही डिटेल में समझना है ना, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके वो सेशन देख सकते हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो आज के इस सेशन में डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊंगी, ओके, क्योंकि और बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट इस सेशन में समझने को। तो देखो क्या होता है, ईद होता है ना, ईद एंड सुपर ईगो को, जैसे ईद हो गया प्लेजर पे बेस्ड होता है एंड सुपर ईगो होता है मोरालिटी पे, लेकिन जो ईगो होता है ना, ईगो वो रियलिटी पे बेस्ड होता है। ओके, वो रियलिटी पे बेस्ड होता है, लेकिन जो ईगो होता है ना, ईगो पे प्रेशर कौन डालता है, ईगो पे सबका प्रेशर रहता है, ईद का भी प्रेशर है, सुपर ईगो का भी प्रेशर है। ईद बोलता है मुझे भी साथ लेके चलो, एंड सुपर ईगो बोलता है मैं भी साथ चलूंगा। तो ईगो के ऊपर ईद एंड सुपर ईगो दोनों का प्रेशर होता है। ईद होता है अनरीजनेबल डिजायर्स होते हैं, ठीक है, जो डिमांड्स क्रिएट करता है आउटसाइड दी वर्ल्ड, एंड सुपर ईगो मोरालिटी पे बेस्ड होता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जब ईद आंतरिक इच्छा पूर्ति चाहता है ना, तो ईगो तनाव की स्थिति में आ जाता है। ओके, जब ईद के हम बोलते हैं ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है ना ईद को, तो ईगो में क्या हो जाता है, ईगो तनाव की स्थिति में आ जाता है। कई बार इसका कारण सुपर ईगो भी होता है। क्यों? क्योंकि ईगो के ऊपर तो प्रेशर आ रहा है ना, किसका, ईद का भी आ रहा है एंड सुपर ईगो का भी आ रहा है, दबाव आ रहा है। ओके, अच्छा, और डिटेल में अब समझ लेते हैं। अब समझ लेते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये रक्षा युक्तियां क्या होती है, किसे कहते हैं। ओके, वी यूज इट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी। ओके, खुद को बचाने के लिए, सुरक्षा यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी फीलिंग्स, जो एंजाइटी की हो, ओके, ईद की हो सकती है, सुपर ईगो की हो सकती है, या फिर बोलते हैं ना अंदर से टूट जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा सैड न्यूज आ जाना कि बहुत ही, मतलब बहुत शॉक्ड लगना, बहुत ज्यादा जोर का धक्का लगना, वो सब कुछ उन सब से प्रोटेक्ट करता है कौन, रक्षा युक्तियां। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म उन सभी से हमको प्रोटेक्ट करता है, एंड दिस इज अ नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस टू बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। ये बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो आत्मसम्मान, ओके, और खुद के सेल्फ इमेज को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई करता है। इज दैट क्लियर? ये ईगो को बचाने का एक तरीका है। ओके, ईगो को बचाने का तरीका, ईगो को क्यों बचा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ईद भी आ रहा है एंड सुपर ईगो भी आ रहा है, तो ईगो का क्या हो गया, ईगो बहुत ही प्रेशर में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, तो ईगो को बचाता है। ये ईगो को बचाने का एक तरीका है जो ज्यादातर अनकॉन्शियस होता है, इसकी सहायता से व्यक्ति अत्यधिक चिंता या तनाव से खुद का बचाव कर सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया,
ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, उन सब का मतलब क्या है, इंसान इन सब से बच सकता है। ओके, खुद का बचाव कर सकता है, खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। आई थिंक डिफेंस मैकेनिज्म कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब देख लेते हैं आगे क्या है। अब देखो, अब बहुत से पॉइंट्स है इसमें, डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत से वेज होते हैं, ठीक है, तो सभी के बारे में डिटेल में समझते हुए जाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे कि सब्लिमेशन क्या है, रिप्रेशन, रिग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, बहुत सारे हैं और आज इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट देख लेते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, ध्यान से समझते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। सब्लिमेशन क्या होता है, उदात्तीकरण। तो इसमें क्या होता है, सेटिस्फाइंग एन इम्पल्स विथ सब्सटीट्यूट इन ए सोशली एक्सेप्टेबल वे। ओके, रीडायरेक्टिंग बैड और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और इमोशंस इनटू पॉजिटिव बिहेवियर। अपने असामाजिक भावों को सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों में लगाना। ओनली हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रॉइड। अब देखो मैं बता देती हूँ इसमें क्या होता है, इनमें ऐसे कुछ डिजायर हैं जो सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मतलब नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जी को शिफ्ट करता है, एनर्जी को शिफ्ट करता है ये। जैसे इसमें आर्टिस्ट आ सकते हैं, बुक राइटर्स आ सकते हैं, काफी आ सकते हैं इसमें। मतलब क्या कह रहे हैं, देखो, टेक अप किक बॉक्सिंग टू रिलीज फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन है ना वो किसी और पे निकालना, मतलब अपना गुस्सा कहीं और शिफ्ट करना। समझ पा रहे हो? ओके, तो देखो जैसे गुस्सा आ रहा है तो बॉक्सिंग को मतलब कर रहे हैं ना, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, एलेन हु इज वेरी अग्रेसिव बिकेम्स अ प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर। अब देखो, अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स और एक्टिविटीज हैं आर रीडायरेक्टेड इनटू सोशली डिजायरेबल चैनल्स। देख सकते हो ना पिक्चर में, आप इजीली समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, मीन्स विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन और थिंग विच इज लेस हार्मफुल। इसमें क्या होता है, इसमें ना गुस्सा दूसरों पे उतारना। ओके, जो गुस्सा है ना वो किसी और पे, मतलब जो बहुत जिसपे बोलते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके ऊपर गुस्सा उतार देते हैं। मतलब अपना कुछ नुकसान नहीं है, सामने वाले पे सारा गुस्सा उतार दिया। अब जैसे देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक बॉस है, एम्प्लॉय पे गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो अब वो एम्प्लॉय तो बॉस को कुछ कह नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसको नौकरी जाने, उसकी जॉब चली जाने का डर है ना उसको। तो वो क्या करेगा, वो गुस्सा कहीं और निकालेगा, किस पे, अपनी वाइफ पे निकाल रहा है, बच्चों पे निकाल रहा है। देख रहे हो ना आप पिक्चर में। एन इमोशनल फीलिंग इज ट्रांसफर टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट हु आर लेस डेंजरस देन दोज हु इनिशियली अरोज्ड द इमोशन। मतलब जो गुस्सा दिला रहे हैं ना उस पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और पे रिएक्शन दिखा रहे हैं अपना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, डेनियल। अब डेनियल में क्या होता है, ये मतलब इनकार करना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ये, ठीक है। इसमें जो कुछ भी एक्चुअल है ना उसको इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फेलियर टू एक्सेप्ट रियलिटी, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ब्लॉकिंग एक्सटर्नल इवेंट्स फ्रॉम अवेयरनेस, रिफ्यूज टू एडमिट दैट समथिंग स्ट्रेसफुल हैज हैपेंड, मतलब कुछ एकदम से फैमिली में कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया तो उस बात को मानने से इनकार कर देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, रियलिटी को स्वीकार नहीं करते हैं। ओके, तो देखो एग्जाम्पल देख सकते हो, दिस इज नॉट हैपनिंग, इट कैन नॉट हैपन टू मी, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हैं ना जो स्मोकर्स डू नॉट एडमिट दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर देयर हेल्थ। स्मोकर्स को पता होता है कि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन वो एडमिट नहीं कर पाते, मानते नहीं है ना इस बात को। ओके, द इंडिविजुअल डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग,
मतलब जो उनके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा हो जाना, घर पे डेथ हो जाना फैमिली में किसी की, लेकिन वो उस बात को मानते नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओके, वो उसके उनके माइंड को डिस्टर्ब तो कर रहा है लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आई थिंक यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और सेशन कैसा लग रहा है प्लीज बताना, पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ना इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, बहुत से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना चाहे, बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपेंसेशन। ये तो बहुत ईजी है, आपने सुना भी होगा कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्या कि बराबर का कुछ देना, मतलब अगर एक ऑप्शन फेल हो गया तो सेकंड ऑप्शन सेम टू सेम कुछ और दे देना, ठीक है। पूर्ति करना, अगर एक फील्ड में फेलियर मिल रहा है तो सेकंड में सक्सेस मिल जाएगी, तो सेकंड के साथ सेकंड ऑप्शन को प्रीफर करना। क्षतिपूर्ति या फिर इसको पूर्ति करना भी कहते हैं। कवरिंग अ वीकनेसेस बाय ओवर अचीविंग इन अनदर एरिया, किसी एक क्षेत्र की कमजोरी को किसी दूसरे क्षेत्र में पूरी करना। ओके, जैसे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, स्कॉलर नहीं बन पाए तो क्या बन जाएंगे, एथलेटिक्स बन जाएंगे। An attempt to make up for deficiency by directing his energies to another aspect of one's personality in which no deficiency exists। मतलब पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, किसी और फील्ड में अच्छे नहीं हो, फेलियर मिल रहा है आपको, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन प्रीफर कर सकते हो। आप एथलेटिक बन सकते हो या कुछ और अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट बन सकते हो। आई थिंक यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन होता है प्रतिगमन, ठीक है। टू मूव बैक इन साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन फेस्ड स्ट्रेस, अपनी पहले की स्टेज या आयु में पहुंच जाना। मीन्स बोलते हैं ना पहली अवस्था में आ जाते, पहली अवस्था में फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, मतलब बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। रोना, छोटे छोटे बच्चों की तरह रोना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड में सक देयर थंब, वेट द बेड, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। बच्चों की कहते हैं ना क्या बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे हो, ये सब कुछ क्या है, ये एक रिग्रेशन का ही एक पार्ट है। ओके, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ गोइंग फ्रॉम द प्रेजेंट पैटर्न टू द पास्ट लेवल ऑफ बिहेवियर, यानी कि बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। द इंडिविजुअल रिटर्न्स टू द पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट वेर सक्सेसफुल इन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा रिग्रेशन। बस यही है कि इसमें बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, पहली स्टेज में पहुंच जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, पहली अवस्था में आ जाते हैं, पहली अवस्था में जाकर व्यवहार करना। ओके, रोना, छोटे बच्चों की तरह रोना, अंगूठा चूसना वगैरह, बेड गीला करना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। जैसे कि देखो न्यूली मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो वाइफ क्या करती है, फोन करके घर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो मैरिज से पहले की लाइफ थी ना वो उसमें चली गई है ना, उसको वो टाइम पीरियड याद आ जाता है, वो उस स्टेज में चली जाती है। समझ रहे हो, ये एक एग्जाम्पल था। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज रिप्रेशन। तो देखो ध्यान रखना रिग्रेशन एंड रिप्रेशन में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये रिप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन होता है दमन। ओके, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे कहा जाता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ठीक है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंड ये पूछा गया है कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग किसके अंडर आता है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स अ पार्ट ऑफ रिप्रेशन। ओके, रिप्रेशन का ही दूसरा नाम है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। ऐसी डिजायर जिसे आप एक्सेप्ट नहीं होता, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ओके, subconsciously blocking out unpleasant memories in unconscious mind. I can remember everything up to the accident but nothing after that. Strong emotional ideas or unpleasant memories which do not fit in
with our social values and norms are split off from consciousness and thrown into the unconscious। मतलब कि जैसे कि देखो एग्जाम्पल दे रखा है, मैन इज जेलस ऑफ हिज सक्सेस बट इज अनअवेयर ऑफ हिज फीलिंग ऑफ जेलसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल आइडियाज या फिर जो अनप्लेजेंट मेमोरीज, जो बुरी यादें होती है ना, जो फिट नहीं हो पा रही हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें साइड कर देते हैं। ओके, दे आर थ्रोन इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये वैसे इंसिडेंट वगैरह, ऐसे जो बुरे इंसिडेंट्स होते हैं, जो कुछ ऐसा जो याद नहीं रखना चाहते, तो वो माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर दिए जाते हैं। और बोलते हैं ना, जो ऐसी बातें जिससे आप लोग को फर्क नहीं पड़ता, तो एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है कि फील करते हो उसका जस्ट अपोजिट आ जाता है इसमें, खुद से विपरीत होने का दिखावा करना, कुछ ऐसा जो आपको एक्चुअल में फील हो रहा है बट उसका जस्ट अपोजिट दिखा रहे हो आप, वो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। ओके, प्रतिक्रिया निर्माण बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि देखो, एक्सप्रेसिंग इमोशंस दैट आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट यू फील। मतलब जो खुद को फील हो रहा है ना, जो आप फील कर रहे हो उसका जस्ट अपोजिट आप एक्सप्रेस कर रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, कंसील एंगर, हेट विद काइंडनेस, टीजिंग, bothering someone you like, a woman is overprotected to her unwanted child, acting like you hate someone you really have a crush on। मतलब जिसे पसंद कर रहे हो, मन में पसंद कर रहे हो, लेकिन लोगों को क्या दिखा रहे हो, लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं इसको हेट करती हूँ। इज दैट क्लियर? द अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग आर रिप्रेस्ड एंड एक्सेप्टेबल अपोजिट फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड। मतलब जो फील कर रहे हो ना, जो रियल फीलिंग्स हैं, उनको तो रिप्रेस्ड कर रहे हो, उनका दम कर रहे हो, दबा रहे हो मन में, एंड वो छुपा रहे हो आप। और जो आप उसका जस्ट अपोजिट है ना, वो आप अपोजिट फीलिंग आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो। आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, डे ड्रीमिंग। ये तो नाम से ही पता है, डे ड्रीमिंग कल्पना का यूज करना, मीन्स ये इमेजिनेशन पे बेस्ड है, दिव्य स्वप्न बोलते हैं इसको। एंड बोलते हैं ना, ड्रीम करना, इमेजिनेशन। रियलिटी इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं होता इसमें। एंड एस्केपिंग फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन, अवॉइडिंग रियलिटी बाय रिट्रीटिंग टू अ सेफ प्लेस विद इन वंस माइंड, लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। यानी कि मतलब ड्रीम की दुनिया में ही हो, सपने की दुनिया में ही हो आप। जैसे लॉटरी लगने की कल्पना कर रहे हो कि लॉटरी लग गई है, बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बंगले होने चाहिए, तो ये सब क्या है, ये सब कुछ आप इमेजिन कर रहे हो, आपकी ड्रीम में है, रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्शन, परसेप्शन बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है दोषारोपण। ठीक है, आप इजीली याद रख सकते हो, दोषारोपण। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप है ना, दोष किसी दूसरे पे थोपना। ठीक है, विदाउट एनी रीजन। ओके, मतलब आप किसी चीज में आपको फेलियर मिल रहा है ना, तो आप किसी दूसरे पर ब्लेम कर दोगे। ठीक है, फेलियर का रीजन उसे बता दोगे, मतलब उसकी वजह से उसको ब्लेम कर दोगे विदाउट एनी रीजन, सेकंड पर्सन को ब्लेम कर रहे हो। ओके, सी देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन। अपनी कमियां दूसरों में देखना, दूसरों पे इल्जाम लगाना, शक करना। एग्जाम्पल हो सकता है ही हेट्स मी, मतलब वो हेट करता है तो कोई और भी रीजन कुछ बता दिया, अपने आप से ऐसे ब्लेम कर दिया। पॉपुलर मेथड ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, वंस ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड एज इफ दे आर ड्यू टू अदर्स। ओके, इसमें वही है कि अगर
आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, ठीक है, आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप क्या करोगे, आप खुद में कमी नहीं ढूंढ रहे हो, आप है ना स्कूल एनवायरनमेंट पे, ठीक है, सिटिंग एंड अरेंजमेंट पे, क्लास टीचर्स पे, मतलब स्कूल के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, जबकि ये सही नहीं है। ओके, ये होता है प्रोजेक्शन, परसेप्शन में ये सब कुछ आता है कि इल्जाम दूसरों पे डालना, दोषारोपण करना। ओके, नेक्स्ट वन, नाउ रेशनलाइजेशन, इससे तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज रेशनलाइजेशन, जिसे कहते हैं औचित्य स्थापना, ठीक है, युक्तिकरण भी बोलते हैं। तो देखो रेशनलाइजेशन को आप एक और नाम से भी याद रख सकते हो, रीजनिंग के नाम से, रीजन देना। इसमें क्या होता है, इसमें एक्यूरेट एक्चुअल जो रियल है ना वो रीजन मिलेगा, जो रियल बातें हैं, जो एक्चुअल थॉट्स हैं वो सब आएगी इसमें। जैसे कि वास्तविक कारण की वजह झूठा तर्क देना, कुछ गलत होने पर खुद को गलत तर्क दे कर खुश करना, जस्टिफाइंग व्हेन यू बिहेव इरेशनली, blaming others for their failures, okay, and grapes are sour and lemons are sweet, मतलब कि काम हाथ में न आने पर काम को गलत ही बताना। वो कहते हैं ना, कुछ हासिल नहीं हुआ तो उस काम को ही गलत बोल दिया, सक्सेस नहीं मिली तो उस फील्ड को ही बोल दिया कि इस फील्ड में कुछ रखा ही नहीं है, ये खराब है, मतलब उसी पे ब्लेम डाल दिया। ओके, एंड लेमन्स आर स्वीट में क्या होता है कि मन मारकर काम करना, कोई चीज में, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं। कहीं किसी लाइफ में किसी बात के पीछे भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बस ये नहीं पता क्यों भाग रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। कोई जॉब करनी है, क्यों करनी है, इंटरेस्ट नहीं है, पर बस फैमिली वालों ने बोल दिया तो बस ये करनी है, ये होता है इसमें। अ पर्सन मे एक्सप्लेन अ नेचुरल डिजास्टर एज अ गॉड्स विल, प्रोवाइडिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इरेशनल बिहेवियर मोटिवेटेड बाय अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस विशेस। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर रीजन आता है, इसमें रीजन देना होता है। ओके, इसमें अगर फेलियर मिलता है तो ब्लेम करते हैं। ओके, कुछ गलत होने पर खुद को गलत तर्क दे कर खुश कर देते हैं, मीन्स कुछ गलत हो गया तो उसको ही गलत बता देंगे और खुद खुश हो जाएंगे, ये होता है रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज सुप्रेशन। अब ये सुप्रेशन क्या होता है इसे भी देख लेते हैं, इसे कहते हैं शमन। ओके, ये कॉन्शियस एफर्ट होता है, चेतन रूप से होता है, एंड it's a voluntary blocking of unpleasant feelings and experiences from one's awareness to avoid discomfort and anxiety. इसमें देखो ऐसे हो सकता है, a patient may refuse to consider his difficulties by saying that he does not want to talk about it. Student consciously decides not to think about her insult in examination hall so that he can study effectively. मतलब कुछ गलत अगर आपके साथ हुआ है ना तो आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, उसके बारे में आप सोचना ही नहीं चाहते और क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली उस कंसेप्ट पे अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, मतलब ये वही बता रहे हैं, देखो एक बच्चे की इंसल्ट हुई है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो उस टॉपिक के बारे में, उस बात के बारे में उसको याद ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको एग्जाम अच्छे से देनी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है। ओके, तो जो बोलते हैं ना, जो अनप्लेजेंट फीलिंग है, जो पसंद ही नहीं है, एक्सपीरियंसेस जो आपको पसंद नहीं है, जिसके बारे में आप याद ही नहीं करना चाहते, तो उनको साइड करना, उनको दबा के रखना एंड और में इफेक्टिवली परफॉर्म करना, अच्छे से परफॉर्म करना। वॉलेंटरी पोस्टपोनमेंट ऑफ फोकसिंग ऑफ अटेंशन ऑन एन इम्पल्स विच हैज रीच्ड कॉन्शियस अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन, तदात्मीकरण। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इजी है। ये होता है कि
नकल करना, आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, आइडेंटिफिकेशन को नकल करना मीन्स टीचर की तरह रिएक्ट करना, फॉलो करना उन्हें, आइडियलाइज मतलब जिसको आप आइडल मानते हो, रोल मॉडल है जो आपके लिए, उसकी तरह बनना। ओके, टू कॉपी अदर्स टू अवॉइड रिजेक्शन और एग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मारिया एडमायर्स सुजी एंड ट्राइज टू कॉपी हर बिहेवियर एंड ड्रेस। मतलब कोई आपका फेवरेट है, टीचर हो सकता है, कोई और भी हो सकते हैं आपके जिसे आप रोल मॉडल मानते हो, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। ओके, उनकी तरह से एक्ट करते हो। A student adopting norms and attitudes of a new class after admission। अब जैसे न्यू एडमिशन लिया है बच्चे ने, तो वो फर्स्ट डे होगा, तो वो क्या होता है, स्कूल के क्लास के बोलते हैं ना, सारा कुछ सीखने की कोशिश करता है कि क्या क्या नॉर्म्स है, कैसे एटीट्यूड्स रखना है, किस तरह से बिहेव करना है। तो वो क्या कर रहा है, खुद को उस तरह में ढाल रहा है, उसकी तरह से रिएक्ट कर रहा है। ओके, बॉयज आइडेंटिफाई विद देयर फादर्स। बहुत से होते हैं ऐसे जो अपने फादर को रोल मॉडल मानते हैं, उनकी तरह से एक्ट करते हैं। ओके, बिहेव करते हैं, कॉपी करते हैं। कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है, सिंगर हो सकते हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, कुछ भी। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विच एनेबल्स वन टू अचीव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सक्सेसेस ऑफ अदर पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब किसी के बारे में सोचना, कोई एक्टर हो सकता है जो सक्सेसफुल एक्टर हो, कुछ भी, मतलब टीचर हो सकता है, कोई भी रोल मॉडल हो सकता है आपका, उनकी तरह से बिहेव करना, उनकी तरह एक्ट करना, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन, विड्रॉवल। ये तो नाम से ही पता है, विड्रॉवल करना मीन्स गिव अप कर देना। ओके, गिव अप कर देना। इसमें नो सिचुएशन, नो प्रॉब्लम, नथिंग। किसी परिस्थिति से डरकर खुद को उससे अलग कर लेना, हार मान लेना। मतलब अगर कहीं कोई फील्ड में फेलियर मिला तो वो काम ही छोड़ दिया कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट डजंट मैटर, आई डोंट केयर। मतलब मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मेरे को इसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो छोड़ो, मैं तो नहीं करने वाला। ओके, ये होता है विड्रॉवल। आई थिंक कि आपको ये सारे टॉपिक्स, सारे के सारे कंसेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ओके, और सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अब देखो, ये लास्ट में ये थोड़ा सा है ना, रिवीजन हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे। अगर आप पढ़ना चाहो ना कि कंपेंसेशन क्या है, तो स्ट्रेंथन वन टू हाइड अनदर, तो ये आप है ना शॉर्ट में याद रख सकते हो। ओके, लास्ट मोमेंट का है ये, थोड़ा सा आपका इजी वे हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो फ्रेंड्स यही था आज का टॉपिक हमारा। अभी एडजस्टमेंट टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कन्फ्लिक्ट्स के बारे में रहता है जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे ना, कोई से भी ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे, तो उसमें एक तो ये डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स जो मैंने करवाए ना अभी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कन्फ्लिक्ट से आते हैं, माल एडजस्टमेंट से आते हैं। तो ये एडजस्टमेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस करते हो ना तो ही आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कन्फ्लिक्ट्स टॉपिक करवाऊंगी एंड फिर कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर, बाय।